डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती से जुड़े हुए कुछ एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं और इस विषय से जुड़ते हैं ताकि आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सके। विषय से जुड़ी हुई आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है और इस कार्यक्रम में आपकी भूमिका भी बहुत अहम होती है क्योंकि आप सीधा इस कार्यक्रम से फ़ोन लाइन के जरिए जुड़ते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। तो दर्शकों, हेलो किसान कार्यक्रम में हर बार की तरह हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम कौन से महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आइए विषय पर नज़र डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिस विषय पर चर्चा होगी वो विषय रहेगा मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। ये प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, सोयाबीन की आधुनिक उत्पादन तकनीक क्या कुछ है, इन दोनों विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और कुछ बारीकियों को समझेंगे। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है या आपके मन में कोई भी संशय है तो आप सीधा इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और आपको जुड़ना कैसे है, हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए। नंबर नोट कर सकते हैं आप 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें हमारे सभी दर्शक कि अपने टेलीविज़न की जो आवाज़ है उसको कम रखें ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो तब भी एक बेहतर संवाद स्थापित हो पाएगा और आपकी समस्या का सही तरीके से निदान भी हो पाएगा। इसके अलावा दर्शक हमारे व्हाट्सअप का भी इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं 888005200717। व्हाट्सअप करते समय भी एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जहां से व्हाट्सअप कर रहे हैं अपना नाम और जगह का नाम अपने सवाल के साथ लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अब वक्त हो गया इस कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपको मिलवाने का जो इस कार्यक्रम के शान है, आन है और बान है, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राम आश्रय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सर आपका बहुत स्वागत है। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान फलोत्पादन संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। आपका बहुत स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं जो स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुंवर हरेंद्र सिंह सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप निदेशक हैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश से। सर आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? जी, बहुत बहुत नमस्कार किसान भाइयों तो दो खास विषय हैं, दो खास मेहमान हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। डॉक्टर राम आश्रय जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राम जी, मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण क्या है, क्या मौजूदा समय में भारत में इसकी क्या स्थिति है और जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, आपने यहाँ पे सवाल किया मोटे अनाज, और ये एक हमारे देश में बड़ी पुरातन व्यवस्था रही मोटे अनाजों का उत्पादन और उनका उपयोग दैनिक जीवन में। लेकिन बीच में इसमें कहीं न कहीं कड़ी में अवरोध उत्पन्न हुआ और जिस तरीके से मोटे अनाजों का उत्पादन और प्रसंस्करण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन इसकी महत्ता को समझते हुए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव रखा और 2023 में UNO द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का खाद्यान्न का वर्ष मनाया गया और इससे पूरे विश्व में इन मोटे अनाजों की महत्ता उजागर हुई। यहाँ पे आपने सवाल किया इसका प्रसंस्करण क्यों ज़रूरी है और क्या इसकी दिशा और दशा है आने वाले समय में, क्या इसकी महत्ता है। मोटे अनाज की परिधि में खासकर आपका ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, कोदो, उसावा और आपकी कहीं न कहीं मक्का को भी हम मोटे अनाजों की श्रेणी में आजकल रखे हैं और ये सब ही मोटे अनाज हैं और इनका हमारे देश में उत्पादन बहुत अधिक है। पूरे विश्व में भारत बस अग्रणी स्थान रखता है मोटे अनाजों के उत्पादन में। तकरीबन 40% के आसपास हमारा देश मोटे अनाजों का उत्पादन करता
करता है और आने वाले दिनों में इसका उत्पादन और उपभोग दोनों में वृद्धि होगी और इसकी महती ज़रूरत भी है। अगर हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य को बचाना, विश्व में एक स्वास्थ्य का एक स्तर ऊंचा लाना है और ख़ासकर हमारे पर्यावरण को और बचाना है, तो एक मोटे अनाज उसका सशक्त विकल्प है। इसलिए इसके जो संभावना है प्रचार प्रसार और विस्तार की अपूर्व संभावनाएं हैं आने वाले वर्षों में। जी, तो स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो मोटे अनाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज के ज़माने में निभा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बारीकियों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर नज़र डाल लेते हैं। आइए देखते हैं। मोटे अनाज को से व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो हमने जाना कि मोटे अनाज में कितनी शक्तियां हैं, स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है और खाद्य प्रसंस्करण कर क्या कुछ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इसको व्यवसाय के रूप में अपनी आमदनी को किसान भाई बढ़ाते हुए इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और क्या कुछ इसमें संभावना है, इसको और बारीकी से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं डॉक्टर कुंवर हरेंद्र सिंह जी का। डॉक्टर कुंवर जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोयाबीन आधुनिक उत्पादन तकनीक की, आधुनिक उत्पादन तकनीक पर मैं आऊँ उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोयाबीन की मौजूदा हालत क्या है और जिस तरीके से हमने बजट में देखा कि इस बार के बजट में दलहनी और तिलहनी फसलों पर फोकस किया गया, उसके उत्पादन को बढ़ाना है, उसके भंडारण की व्यवस्था को बेहतर करना है। मौजूदा हालात किसानों की सोयाबीन के जुड़े हुए उनकी क्या है और क्या संभावना है इसके अंदर? जी चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है तकनीकी समस्या की वजह से, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर राम आश्रय जी का फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर राम आश्रय जी, हमने देखा कि क्या क्या इसमें प्रोसेसिंग करके क्या क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं। एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं, विस्तार से थोड़ा सा बताइए कि मोटे अनाज के कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं और आगे उत्पाद बनाने के बाद क्या कुछ स्थितियाँ उसके अंदर देखने को मिलती हैं। ये मैं सवाल आपसे जानूंगा, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर कुंवर जी का रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर कुंवर जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुंवर जी, मेरा सवाल फिर से वही है कि आधुनिक उत्पादन तकनीक पर मैं आऊँ, लेकिन उससे पहले मौजूदा जो किसान हैं सोयाबीन से जुड़े हुए, उनकी क्या स्थिति है और साथ ही साथ हमने देखा कि इस बार के बजट में दलहनी और तिलहनी फसलों पर बहुत फोकस किया गया है कि उनके उत्पादन को बढ़ाना है। क्या कुछ देख रहे हैं आप इसके? जी देखिए, जहां तक उत्पादन बढ़ाने की बात है, सरकार डॉक्टर इस कुंवर पर जी, पूरा आप अपने ध्यान आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो मैं ये बताने जा रहा था कि सोयाबीन जो है, इस पर सरकार का पूरा ध्यान है और मुख्य रूप से भारत के 3 राज्यों में, जिनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र है और राजस्थान। तो यहाँ लगभग 90% सोयाबीन का उत्पादन लिया जाता है। ये एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे सभी किसान भाई जानते हैं कि तिलहन के साथ साथ ये फसल लेग्यूम के रूप में भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण फसल है और इसमें 40% प्रोटीन की मात्रा होती है। बिल्कुल। तेल तो इसमें 20% होता है, लेकिन 40% प्रोटीन होने के नाते इसको भिन्न प्रकार के
फूड प्रोडक्ट्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ ये पशुओं के आहार में, कैटल फीड में, पोल्ट्री फीड में, और अभी तो फिशरीज में भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो तिलहन तो हमें मिलता ही है, लेकिन सरकार भी इस बात पर बहुत जोर दे रही है कि इसके अंदर जो प्राप्त होता है प्रोटीन, इससे किस तरीके से हम ह्यूमन डाइट्स में शामिल करके, और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं या जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, उनको डाइट में इसको शामिल करें, तो जो प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन है या उसकी जो डेफिशिएंसी है, उसकी पूर्ति करने में मदद मिलेगी जी। अब जहां तक बात रही कि इस समय की जो स्थिति है, अभी तक सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी स्थिति में है। वर्षा भी देश के सभी भागों में लगभग समान मात्रा में हो रही है। तो उस दृष्टि से बहुत अच्छी एक स्थिति बनी हुई है। कुछ बातें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे कि अभी क्या सावधानियां रखनी है। तो क्योंकि वर्षा कई स्थानों पर लगातार चल रही है, तो वहां ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। यदि पानी कहीं ठहरता है तो अनेक बीमारियों की भी आने की संभावना रहेगी, बिल्कुल, और कीटों का भी प्रकोप बढ़ सकता है। तो ये जो स्थिति है, अगर हमने अगले 25 दिन या 1 माह का समय अच्छे से निकाल लिया, तो पूरी ये संभावना है कि बहुत ही अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को इस वर्ष प्राप्त होगा जी। तो जल निकासी सोयाबीन की फसल में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जल निकासी सही तरीके से नहीं की जाएगी तो आपकी फसल को नष्ट कर सकता है और तमाम तरह की बीमारियों को भी आमंत्रण देता है। फिलहाल इस विषय को और बारीकियों से समझेंगे और क्या कुछ विधियां हैं, क्या कुछ आधुनिक तकनीक है जिससे आप सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं अपने खेतों में, इसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सोयाबीन एक तिलहनी फसल है। तो सोयाबीन की फसल में आधुनिक उत्पादन कैसे आप बढ़ा सकते हैं, आधुनिक तकनीक क्या है जिसके ज़रिए आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को रिपोर्ट के ज़रिए हमने समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, जिसका नाम है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। डॉक्टर राम आश्रय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम जी, हम खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं और खाद्य प्रसंस्करण में जिस तरीके से आपने बताया कि मोटे अनाज में इतनी शक्तियाँ हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिसके ज़रिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं उससे निजात पाया जा सकता है। बात करें गंभीर बीमारियों की, तो किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है अगर हम मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण कर उनके उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं? जैसे कि आपने अपनी एक रिपोर्ट में शुरुआत में एक लंबी एक लिस्ट दिखाई कि इसमें बहुत से पोषक तत्व हैं, उनकी भरपूर मात्रा है। खासकर उनका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा जो कि दूसरे अनाजों में बहुत ही न्यूनतम मात्रा में होते हैं, खासकर लौह अयस्क जिसे बोलते हैं आयरन या मैग्नीज, जिंक
ये बहुत ही अहम सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए और साथ साथ हमारे शरीर में जो भी दूसरे प्रकार के रसायनों का विनिर्माण होता है जिसको हम वृद्धि नियामक कहते हैं, उनके कहीं बनने में इनका निश्चित योगदान होता है। यूँ कहें कि कोफैक्टर 345 ऐसे आपके अवयव हैं आपके शरीर में जिसमें इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके भी सक्रिय सुचारू रूप से काम करने के लिए इन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। खासकर लोहा का तो आप अगर लोहा की कमी हो जाती है तो आपकी एनीमिया हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है और आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी नीचे आ जाता है। इसी तरीके से इससे यूँ कहें कि आपके जीवन शैली से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियां हैं, खासकर आपका ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना सा या जिससे आपके हृदय से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, मधुमेह है, इस रक्तचाप है, इन सब को नियंत्रित करने में ये हमारे मोटे अनाज बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे अभी एक जिक्र किया था, एक सीलिएक डिजीज होती है जिसको कि खासकर ग्लूटेन युक्त अनाज खाने से उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वरदान है मोटे अनाजों के साथ कि इनमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं। इसलिए जिस भाई बहनों या अन्य हमारे उपभोक्ताओं को इसकी समस्या है वो मोटे अनाजों का प्रयोग करके इससे निजात पा सकते हैं। खासकर इससे बहुत बड़ा और एक पहलू है क्योंकि एक जो बच्चा होता है एक उसको सुदृढ़ आहार शुरुआत से ही मिले तो एक उसकी एक अच्छी प्रगति या शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है। तो अब प्रयास ये किया जा रहा है कि आपके जो शिशु आहार है वो शिशु आहार ही आपके मोटे अनाजों को ऊपर आधारित है, उससे ही इस तरीके के उत्पाद बनाए जाएं। और हमारी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, मिड डे मील हो या दूसरी अन्य योजनाएं हैं, उनको कहीं न कहीं इनमें समाहित किया जाए जिसमें कि मोटे अनाज उन तक हर कुपोषित आपकी जच्चा और बच्चा के तक पहुंच सके। जी डॉक्टर राम जी, आपने कई बीमारियों का जिक्र किया। बात अगर मैं शुगर की करूं तो हमारे देश को एक टैग मिला हुआ है कि भारत शुगर की कैपिटल है, राजधानी है। क्या ये संभव है कि मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण कर, क्योंकि इन अनाजों के अंदर बहुत क्षमता है, इन मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण कर उसके जैसे आटे की रोटी खाई जाए या तमाम उत्पाद खाए जाएं, तो क्या इस जो टैग हमें मिला हुआ है इसको हटा सकते हैं हम और भी कई ऐसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां जिससे हम निपट सकते हैं? निश्चित तौर पर जैसे आपने बिल्कुल यहाँ पे अच्छा सत्य बात कही कि भारतवर्ष मधुमेह की राजधानी के रूप में विश्व पटल पे जाना जाता है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बृहद है और इसमें अगर एक छोटा प्रतिशत भी मधुमेह से ग्रसित है तो इसका एक बहुत बड़ा एक संख्या विश्व के सामने आती है। निश्चित तौर पर एक जो हमारी जीवन पद्धति है, खासकर आपकी खाद्य प्रसंस्करण की प्रणाली है और जो हमारा प्रतिदिन की दैनिक आहार की आवश्यकता है, उसमें कहीं न कहीं इन मोटे अनाजों को समाहित करके इसकी जो दर है, इसकी जो असीमित दर से हमारा ये जो है खासकर मधुमेह का रोग बढ़ता जा रहा है, बेलगाम हुआ जा रहा है, तो उस पर कहीं न कहीं हम एक ब्रेक लगा सकते हैं, उस पर लगाम लगा सकते हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए इस पे हम कहीं न कहीं नियंत्रण पा सकते हैं। और ये जो एक हमारे इस पर एक धब्बा लगा हुआ है कि विश्व में एक आबादी है बहुत बड़ी और इसके चलते मधुमेह की कैपिटल भारतवर्ष को कहा जाता है, इसमें कहीं न कहीं हम बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। जी, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है डॉक्टर राम आश्रय जी कि इतना बढ़िया हमारे पास खाद्यान्न होने के बावजूद भी हमारे पास ये टैग लगा हुआ है। तो हम अपने किसान भाइयों को, अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी समझाना चाहेंगे कि मोटे अनाज का प्रयोग अपने दिनचर्या के रोज़मर्रा की दिनचर्या में और अपने खान पान में इस्तेमाल कीजिए ताकि इस तरह की बीमारियों से आप निपट सके और आने वाली जनरेशन भी इसके बारे में जागरूक हो सके। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बारीकियों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सोयाबीन आधुनिक उत्पादन तकनीक के बारे में। डॉक्टर कुंवर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कुंवर जी, सोयाबीन के जब उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो खेत की तैयारी है और मिट्टी की जाँच है। मेरे निगाह से ये है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे सही कीजिएगा। इसके अलावा किसान भाई किन बातों का ध्यान रख के अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं? जहाँ तक आपने बात बताई वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि समय अभी निकल चुका है जी, और फिर भी मैं एक बार किसान भाइयों के ज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि जब हम बुवाई का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि समय से बुवाई। बिल्कुल। जनरली जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर हम कहते हैं कि 25 जून से और 10 जुलाई के बीच में बुवाई का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बुवाई का समय और साथ ही साथ किस्म का चुनाव। जिस तरीके की परिस्थिति में जैसे सोयाबीन जो लगाई जाती है तो बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन की कटाई के बाद 2 फसल और ले लेते जी। सोयाबीन अगर वो सितंबर में काट करके और फिर लहसुन या प्याज या आलू की खेती करते हैं और उस दूसरी फसल को भी काटने के बाद वो गेहूं की फसल भी लेते हैं। तो हमने ऐसी किस्मों का विकास किया है जो लगभग 90 से 95 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। तो उन किस्मों का ही चयन करना चाहिए जी। लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो सोयाबीन के बाद सीधे गेहूं की फसल ले, तो उनके लिए हमारी ये रिकमेंडेशन होती है कि वो पूरे समय में जो अवधि में पकने वाली किस्में हैं उनका चुनाव करें। वो शीघ्र पकने वाली किस्मों पर न जाएं क्योंकि उसमें उनको पैदावार मिलेगी। दूसरी बात आती है कि बुवाई का तरीका क्या। तो जैसे ये मानसून सीजन की फसल है, आजकल लगातार बारिश हो रही है, पानी का भराव हो जाता है और या कभी कभी बहुत लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इन दोनों ही स्थितियों से बचाव के लिए बहुत अच्छी एक टेक्निक है, एक मशीन आती है ब्रॉड बेड फरो करके। यदि आप बुवाई करेंगे या रेस्ड बेड ऊंची नेट बना करके उन पर बुवाई करेंगे तो इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों से बचा जा सकता है। यानी जल निकास भी बन जाएगा, उसमें पानी का भराव नहीं होगा और यदि लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, 10 दिन 15 दिन का कई बार ऐसी अवधि हो जाती है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा सहनशीलता पौधों को प्राप्त होगी जी। तो ये तो बातें रही बुवाई और बुवाई का तरीका और बुवाई का समय, किस्म का चुनाव। इसके बाद बात आती है कि जो बीमारियां आती हैं, जो कीट आते हैं, तो इनकी हम पहले से ही यदि बचाव तरीके अपनाएंगे तो इनका प्रकोप कम हो जी। तो गर्मी का जो सीजन होता है यदि उसमें गहरी जुताई करेंगे तो बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा और कीट भी कम हो जाएंगे जी। डॉक्टर कुंवर जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। एक दर्शक है हमारे, वो फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर से मैं आपका रुख करूंगा। कैलाश प्रजापति हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कैलाश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। कैलाश जी, अपनी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर अपना सवाल पूछें। जी सर, हमारा सवाल यह है कि सोयाबीन के अंदर रिंग कटर की समस्या है। सोयाबीन के अंदर रिंग कटर की समस्या है जी। डॉक्टर कुंवर जी का रुख कर लेते हैं जी। और उसके अंदर मतलब पीले पत्ते पड़ रहे सोयाबीन के, वो इससे भी ऊपर से पीले पत्ते पड़ रहे और कहीं कहीं सोयाबीन छोटी भी है खेत के अंदर जी। डॉक्टर कुंवर जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुंवर जी, हमारे दर्शक हैं कैलाश प्रजापति उज्जैन से हैं, इन्होंने सोयाबीन लगाई हुई है, इनकी सोयाबीन में समस्या आ रही है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, कुछ सोयाबीन छोटी रह गई हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि पत्तियां पीली पड़ गई हैं, तो इन्हें देखना पड़ेगा कि पत्ती पीली पड़ने के कई कारण हो सकते हैं जी।
लेकिन यदि ये उसमें बीमारी आ रही है, एक बीमारी आती है जिसे हम येलो मोज़ेक वायरस बोलते हैं। इसमें पत्ती पीली पड़ती है और उस पर एक धब्बे नुमा निशान बन जाते हैं, मोज़ेक जैसा एक जाल जैसा बन जाता है। यदि कोई बीमारी आ रही है तो इनको उसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है, तो जिन में आनी शुरू हुई है उनको अभी उखाड़ कर फेंक दें जिससे वो आगे न फैले। दूसरे, जहां तक उसको कंट्रोल करने की बात है, क्योंकि ये बीमारी व्हाइट फ्लाई के कारण जो इन्होंने बता रहे थे कि उसका प्रकोप हो रहा है, तो यदि वो सफेद मक्खी जिसको बोलते हैं उसका प्रकोप हो रहा है तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा आती है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर ये बीमारी के कारण नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि खेत में अगर लगातार पानी भरा हुआ है तब भी पत्ती जो है पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, तो वहां निकासी उचित व्यवस्था करें। और टिलेज की बहुत जरूरत है। कई बार मान लीजिए पौधे को जल भी जरूरी है, हवा भी जरूरी। अगर ऐसा परिस्थिति बन गई कि उसको लगातार बारिश होने के कारण हवा नहीं मिल पा रही है, तो जैसे ही कुछ समय मिलता है, जब वर्षा रुक जाती है, तो उस समय में इस तरीके की व्यवस्था करें कि वहां हवा भी जाए, यानी थोड़ा टिलेज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसका मूल कारण क्या है, क्योंकि ये उज्जैन में, मैंने ये भी सलाह दूंगा कि इंदौर पास में है, यदि अपने सैंपल्स ले आएंगे तो इनकी समस्या का समाधान और अच्छे से किया जा सकता। जी, आगे बढ़ते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। विपिन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये था कि सोयाबीन की खेती आधुनिक तरीके से करने के लिए कम से कम लागत आए, इस चीज का किसान कैसे ध्यान रखें? जी, विपिन जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर कुंवर जी, इनका सवाल ये है कि कम से कम लागत आए हमारी खेती में, इसके लिए कुछ उपाय बताइए और आधुनिक तरीके से हम उत्पादन को बढ़ा सकें। देखिए, जो इन्होंने बात की कि सोयाबीन के बारे में बताऊं कि अगर इसमें बीमारियां और इंसेक्ट, ये जो कीड़े हैं, इनकी रोकथाम हो जाए तो आपकी जो कॉस्ट आती है वो वैसे ही बहुत कम आती है जी। इसमें ज्यादातर जो खर्चा है वो बीज पर आता है, तो बीज आप ऐसे सोर्स से प्राप्त करें जहां से आपको अच्छी क्वालिटी का और उचित दाम में बीज मिल जाए जी। और यहाँ पर जैसे कि अगर किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, कई बार सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी हो। सीड ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा लागत नहीं आती, बहुत सस्ता साधन। आप एक सीक्वेंस में जैसे फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और उसके बाद राइजोबियम, इन तीन चीजों से सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो बहुत लंबे समय तक बीमारियों से भी रोकथाम होगी। और जो वीड्स की ये समस्या होती है, खरपतवार जो आती है, तो उसके लिए भी अगर आप प्री इमरजेंस जो हमारे आजकल हर्बिसाइड उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करेंगे तो वहां पर भी लागत कम होती हुई चली जाएगी। लागत तब आती है जब आपको बहुत सारे स्प्रे करने पड़ते हैं बीमारियों की रोकथाम के लिए या कीट की रोकथाम के लिए। तो वहां मैंने पहले ही बताया, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे साल जो चक्र आप चलाते हैं, हर साल सोयाबीन न लें जी। उस खेतों में सोयाबीन या दूसरी जो फसल लेते हैं उसके साथ यदि रोटेशन फॉलो करेंगे तो बीमारी और कीटों को प्रकोप कम होता हुआ चला जाए। जी डॉक्टर कुंवर जी, जब रोटेशन की बात आपने की, फसल चक्र की बात करी, तो अगर इसके साथ ही हम सह फसली की बात करें तो कोई किसान भाई अगर सह फसली भी करना चाहता हो, और जैसे आपने कहा कि अगर रोटेशन करेंगे और सबसे ज़्यादा खतरा इसमें बीमारियों का होता है, अगर बीमारियां और कीट लग जाएं तो नुकसान ज़्यादा होता है, और बीमारियों को रोक लिया जाए तो लागत कम हो सकती है। वहीं अगर हम सह फसली की बात करें, सह फसली का योगदान कितना है उत्पादन को बढ़ाने में, लागत को कम करने में, और साथ ही साथ कौन सी फसल को हम चुन सकते हैं इसके साथ एक ही खेत में अगर हम सह फसल के साथ सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया जी। इंटरक्रॉपिंग की हम लोग काफी रिकमेंडेशन करते हैं। जैसे अभी उज्जैन या इंदौर या सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे भागों में मक्का का भी बहुत ज्यादा जो मेज है, इसका बहुत एरिया बढ़ता जा रहा है। मक्का के साथ आप एक इंटरक्रॉप के रूप में सोयाबीन लगा सकते हैं जी। 3 रो इसकी लगाएं सोयाबीन की, और 1 या 2 पंक्ति में आप मक्का की फसल ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे
बहुत सारे स्थानों पर जहाँ गन्ने की खेती की जाती है। तो गन्ने की खेती में जब वो गन्ना हार्वेस्ट हो जाता है फरवरी के महीने में, उस समय से लेकर के बढ़वार बड़ी धीमी होती है। तो लगभग 90 दिन 100 दिन का ऐसा समय मिलता है कि तब गन्ने के खेत में आप सोयाबीन की फसल ले लें तो आपको अतिरिक्त आय प्राप्त हो। हमने ऐसे बहुत सारे परीक्षण करके पता किया है कि सोयाबीन को लगाने से सोयाबीन को एक अतिरिक्त आय मिलती ही है, गन्ने की भी उत्पादन जो है बढ़ जाता है। इसके साथ बहुत सारे राज्यों में अरहर के साथ भी इसको लिया जा रहा है। तो अरहर के साथ भी ले सकते हैं, कपास के साथ भी इसको इंटरक्रॉप के रूप में लिया जा सकता है, बाजरे के साथ भी लिया जा सकता है, और जो ज्वार है, जो ये सोरगम, उसके साथ इंटरक्रॉप के रूप में सोयाबीन ली जाती है। जी, तो अगर बात करें सह फसली की, तो ये तमाम ऑप्शंस आपके सामने है कि अगर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं और आपके पास अगर बात यहाँ जैसे लागत कम करने की है, तो लागत कम करने के लिए इन सह फसली का इस्तेमाल कर भी आप एक ही खेत से 2 उत्पादन ले सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं नीतीश मिश्रा, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, उनके रुक कर लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी नीतीश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न एक से हमने आपने 2 किस्में लगाए होंगे सोयाबीन की, JS 34, JS 95, 60 है। तो इसमें इल्लियां दिखाई दे रही हैं सर। इल्लियों के कारण अफलन की समस्या हमारे सोयाबीन में उत्पन्न होने लगी है, तो अफलन को हम किस प्रकार से रोकें सोयाबीन की फसल में? जी नीतीश जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन समय की मांग यहाँ एक छोटे से ब्रेक की है। ब्रेक के उस पार आपके सवाल को शामिल करेंगे, डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। लगातार दर्शकों के सवालों को शामिल किया जा रहा है। ब्रेक से पहले हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, नीतीश मिश्रा मध्य प्रदेश से। उनका सवाल था, 2 किस्में उन्होंने लगा रखी हैं और उसमें इल्लियों की समस्या आ रही है। डॉक्टर कुंवर सिंह जी, इनकी समस्या क्या है और इनका समाधान कीजिए। देखिए, जो इन्होंने बात की इल्ली की, और भी बहुत सारे कीट हैं जिसमें पहले ही कह रहा था, और इन्होंने स्पेसिफिकाई 2 किस्म ही लगा रखी है डॉक्टर कुंवर जी। JS 34 और 95 60। देखिए, जो भी सोयाबीन की किस्में हैं, अभी कोई ऐसी किस्म नहीं है जो बिल्कुल कीट के प्रति प्रतिरोधी हो। टोटली रेजिस्टेंस किसी में भी नहीं है, लेकिन कीट की समस्या इन दोनों आ रही है और आगे आने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो जो मैंने कुछ बातें तो बताई थी जो हमको बुवाई के समय ध्यान में रखनी थी, लेकिन अभी की परिस्थिति में मैं इनको कुछ उपचार बताना चाहूंगा जो ये फॉलो कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड के रूप में बैसिलस थ्रोएंजिसिस या बीटी बैक्टीरिया के रूप में अगर तो ये 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के रूप में अप्लाई करेंगे तो उसको कंट्रोल हो सकता है। ऐसे बावरिया बेसियाना करके एक फंगस, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए है, ये भी 1 ग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अभी आजकल बहुत सारे सोलर ट्रैप्स करके उपलब्ध हो रहे हैं, कि ये रिचार्ज हो जाते हैं सोलर से जी, और ऐसा ट्रैप होता है जो रात में लाइट देता है। तो जो नॉकटर्नल इंसेक्ट्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसमें पानी भरा रहता है तो उसमें ये बैठ जाते हैं, जिसके कारण ये वहां खत्म होता है। सोलर ट्रैप्स का भी प्रयोग किया जा सकता है जी। और तरीका है जो अभी तो नहीं, क्योंकि ये बुवाई के समय ध्यान देना चाहिए कि को रोकने के लिए हम कुछ ट्रैप क्रॉप्स का प्रयोग करते हैं जी। ट्रैप का मतलब कि जो इंसेक्ट आएंगे वो सोयाबीन की फसल की तरफ न जाकर के उस फसल की तरफ आकर्षित हो जाए जी। तुआ नाम का एक, जो आप किसान भाई जानते होंगे, सब्जी के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं उसकी पत्तियों को। तो यदि 15 सोयाबीन की पंक्तियों के बाद 1 या 2 लाइन आप सुआ की लगा दें तो उसमें क्या होगा कि जो कीड़े इधर आ रहे थे सोयाबीन पर वो इस न करके सुआ की फसल में चले जाएंगे। तो
तरीके से भी हम उनकी जो रोकथाम कर सकते हैं। फिर जो परिस्थिति है उसमें अगर आप चाहें तो इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्लोरेंट्रानिलप्रोल करके एक इंसेक्टिसाइड है जो मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तब 150 ml मात्रा लगभग 500 लीटर पानी में मिला करके 1 हेक्टेयर के लिए आप कर सकते जी। और ये जो क्लोरेंट्रानिलप्रोल है ये कई प्रकार के इंसेक्ट को नियंत्रण करने में आपकी सहायता जी। तो कुछ इस तरीके से नीतीश जी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक दर्शक है हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। जी अपना सवाल पूछिए। जी महाराष्ट्र से हमारे दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अपना सवाल पूछिए सतीश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सोयाबीन पूरा पीला पीला आ गया जी। कौन सी किस्म लगा रखी है आपने? पत्ते आ गए और सूखता जा रहा है मेरा। जी डॉक्टर कुंवर जी, इन्होंने सोयाबीन लगा रखी है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं और सूखती जा रही है इनकी फसल। पत्ती और ये पीली वाली का मैंने अभी जैसे उनको भी बताया था, इससे पहले वाले जो थे। अच्छा जी सतीश जी, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। चलिए डॉक्टर राम जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम जी, बात हम खाद्य प्रसंस्करण की कर रहे हैं, मोटे अनाज की। अगर जैसे हमने डायबिटीज़ की बात करी, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, अगर वो मोटे अनाज के किसी आटे का प्रयोग करना चाहता है तो कौन से मोटे अनाज का वो आटा प्रयोग करे और कितने समय तक वो आटा उसके खाने योग्य रहता है, कितने महीने तक उसको अपने किचन में वो रख सकता है कि खाने योग्य वो रहे? देखिए, आपका ये एक बड़ा कठिन सवाल है और मैं यहाँ इसका जवाब इस तरीके से देना चाहता हूँ। जिस भी उपभोक्ता या किसान भाई बहन के पास मोटे अनाजों का, जैसे मैंने नाम लिया, जिक्र किया, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, कोंडो, सामा, कुटकी, ये सारी मोटे अनाज की परिधि में आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन हम देख रहे हैं ज्वार और बाजरा का होता है। बाजरा हमारे मोटे अनाजों में तकरीबन 60% का हिस्सा पैदा करता है। इसके बाद आता है स्थान आपका ज्वार। तो ये सभी में मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। खासकर जैसे मैंने बताया कि इसका जो स्टार्च होता है वो काफ़ी क्लिष्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और ग्लूटेन फ्री होता है। इससे जगह हम इसका जब भी उपयोग करते हैं तो इससे जो शर्करा की मात्रा है रोटी चपाती खाने के बाद, उसका रिलीज या उससे रिसाव बहुत ही स्लो होता है, जिससे आपके खून में, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर एकदम नहीं बढ़ता। ये इसकी एक मोटे रूप में इसकी क्रिया पद्धति बताई है। इसके ठीक विपरीत अगर आप चावल है या गेहूं इत्यादि की चपातियों का या सेवन करते हैं या उसका विभिन्न रूपों में सेवन करते हैं तो इसका जो स्टार्च होता है, इससे आपका ग्लूकोज का जो निस्सारण होता है उससे निकलता है और आपके खून में बड़ी जल्दी से मिलता है और आपका जो शुगर का लेवल है खून में वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपके मधुमेह की समस्याएं काफ़ी उत्पन्न होती हैं और ख़ासकर डायबिटीज़ के लोगों का इसका नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप लंबे समय तक आपके दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में सुबह शाम तक इसका उपयोग करते हैं, रोटी के ही रूप में नहीं और भी इसके उत्पाद हैं, जैसे कि आपने एक लंबी फहरिस्त दिखाई थी, इसके बिस्किट्स हैं, आपके नूडल्स हैं, पास्ता है और लड्डू है, पंजीरी है और इसके पोहा इत्यादि सभी विभिन्न रूपों में ये आपके पास उपलब्ध है। क्योंकि चपाती को ही खाकर किसी का मन भर जाता है और उसको लगातार उपयोग में नहीं ला सकता, इसलिए इसमें विविधता निश्चित रूप से ज़रूरी है और इस विविधता की तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है। और आज की तिथि में आपके बाज़ार में विभिन्न आपके उत्पाद उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, इसकी एक समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप इसका लगातार अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक भोजन में इसका स्थान देते हैं तो इससे आपको काफ़ी निजात मिल जाएगी। और कहीं न कहीं इसमें डाइटिशियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो आपके विभिन्न जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं, उनकी सलाह भी ज़रूरी होती है, हम कितना लें और कितने दिन तक लें, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं अलग अलग हैं, उनका लिंग क्या है, उनका उम्र क्या है, उन सब के ऊपर ये काफ़ी चीज़ें आधारित होती हैं। जी
डॉक्टर राम जी, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी है। एक साथ ही कुछ दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप के जरिए कुछ सवाल भेजे हैं, उनका मैं रुख कर लेता हूं। दर्शक हैं रमेश कानपुर से, उनका सवाल है मोटा अनाज से बेबी फूड बनाना चाहता हूं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। साथ ही डॉक्टर रामाश्री जी, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादातर, तो उनका पाचन तंत्र क्या उतना मजबूत शायद नहीं होता है, तो क्या छोटे बच्चों के लिए वो अनाज पचाना आसान है? और अगर आसान है तो कौन कौन से उत्पाद, जैसे कानपुर के दर्शक ने हमारे पूछा, तो क्या क्या बना सकते हैं? देखिए, किसी भी व्यवसाय में आपको उतरने से पहले आपको एक प्रशिक्षण की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता होती है। हमेशा ही कहा जाता है कि गुरुविन कौन बताए ज्ञान। आप कितने भी गुणी हों, अगर आप एक व्यवसाय है कि इसमें विज्ञान जुड़ी हुई है और इसमें अगर आप एक प्रशिक्षण हासिल नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप मात खाते हैं। तो इन सुधी दर्शक को हमारी ये सलाह है कि आप कहीं भी, आपके पास कृषि विश्वविद्यालय है आपका कानपुर में है, इसके अलावा आपका IIT कानपुर में भी आजकल आपके स्टार्टअप मिलेट्स के ऊपर काफ़ी चल रहे हैं और काफ़ी वहाँ पे जोर दिया जा रहा है। इस तरीके के जो नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको अपना जो एक व्यापार स्थापित करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पर हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, जिसके HBTU कहते हैं, वहाँ पे भी खाद्य विज्ञान प्रसंस्करण का एक विभाग है। और जो मोटे पैमाने पर आपके मोटे अनाज हैं, इसको बड़े स्तर पर वो प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं और इस पर काफ़ी कार्यक्रम चला रहे हैं। तो मेरी सलाह इनसे होगी कि हम वहाँ पे जाएं, उनसे एक जानकारी हासिल करें, क्योंकि आप एक स्थानीय श्रोता हैं वहाँ के और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके पास काफ़ी विकल्प हैं, 2-3 विकल्प हैं, इनमें कहीं न कहीं तीनों से आप संपर्क साध के अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसकी मंशा है आपको ये व्यवसाय शुरू करने की। जी डॉक्टर राम जी, एक दर्शक और हैं, श्याम है लखनऊ से, उनका सवाल है कि कोदो से क्या क्या खाद्य प्रसंस्करण कर सकते हैं? देखिए, कोदो अपने आप में एक यूँ कहें कि गुणवत्ता के मामले में दूसरे जैसे हमारे मोटे अनाज हैं, ज्वार बाजरा, इन सब से काफ़ी उच्च श्रेणी में आता है और इससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैसे कि जो उत्पाद आपके ज्वार बाजरा मड़ुआ इत्यादि से बनाए जा सकते हैं, वही सारे उत्पाद इस कोदो से भी बनाए जा सकते हैं। और जैसा कि मैं उनको पुनः दोहराना चाहूँगा कि चाहे आप पास्ता बनाएं, बिस्किट्स बनाएं, दलिया बनाएं, पोहा बनाएं, या आपके दूसरे आपका बेबी सीरियल्स फूड्स बनाएं, उस सब में इनका उपयोग कर सकते हैं। जी, तो आप इस तरीके से जो श्याम जी हैं, आप हमारे देख रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान आपके कर दिया डॉक्टर रामाश्री जी ने। फिलहाल एक दर्शक है नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी का रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल पूछें। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, इनमें कौन से मोटे अनाज को हम रोटी के रूप में ले सकते हैं, चावल के रूप में ले सकते हैं? कौन से मोटे अनाज से हम नमक पारा नमकीन बना सकते हैं? कौन से मोटे अनाज से हम खीर और मीठा बना सकते हैं? ऐसा जो हम भंडारण हम लोग करते हैं, जो गृह हमारा होता है वो जमीन से कम 3 फुट 4 फुट ऊंचा होता है। इससे ये होता है कि उसमें मूस न जाने पाए, कोई कीड़े मकोड़े न चढ़ने पाए और बरसात के दिनों में उसमें सीलन न होने पाए, और दीवार से हट करके हम लोग भंडारण करते। तो ये उचित व्यवस्था हमारी है कि इसमें भी कोई बदलाव करने की जरूरत है? जी, बहुत सारे सवाल आपने एक ही सवाल में पूछ लिए नंदस्वरूप जी। फिलहाल डॉक्टर राम जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राम जी, निश्चित तौर पर आपका जो पहला इस प्रश्न का अंश है उसमें कहीं न कहीं हम उस पर प्रकाश डाल चुके हैं। दूसरे आपके अंश पर रुख करते हैं जिसमें आपने भंडारण की व्यवस्था की बात कही, और एक सुधी दर्शक मिश्रा जी लगते हैं, आपको काफ़ी एक इल्म है, ज्ञान है भंडारण का, लेकिन आप इसमें बदलाव की क्या एक ज़रूरत है उसमें मैं कहूँगा आजकल आपके टिन्स के जो आपके बिन्स आने लगे हैं, एल्युमिनियम है या आपकी मेटल सीट के बहुत बड़े बड़े आपके बिन्स आने लगे हैं, उसको भी आप उपयोग में ला सकते हैं। और राज्य और केंद्र सरकारें इस तरीके के बिन्स जो आपके खत्तियाँ होती हैं मेटल्स की, उसको खरीदने के लिए काफ़ी अनुदान भी दे रही हैं। तो इसकी आपकी जो पहले बखारी की व्यवस्था होती थी जिसमें कि आपके कीड़े और नमी की कहीं न कहीं समस्या आ जाती थी, जिसको आपने पहले ही बताया कि हम 3 फीट ऊपर ऊंचा उठा के बनाते हैं, लेकिन इस सब में ही आप बदलाव की ज़रूरत
ज़रूरत है जो, और आप इसकी जगह आपका टिन्स और या जो स्टील एल्युमिनियम के जो बिन्स आ रहे हैं आजकल, उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अनुदान भी दे रही है। आप अपने निकटतम जो कृषि विकास अधिकारी है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वहाँ इस तरीके की अनुदान की योजनाएं चलती हैं, खासकर सुरक्षित भंडारण कैसे करें खाद्यान्नों का, तो उस पर एक वहाँ पे अच्छी जानकारी मिल सकती है आपको और उसका एक लाभ उठा सकते हैं। जी डॉक्टर राम जी, इसके साथ ही मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर हम बात करें महिलाओं की भागीदारी की खेती किसानी के क्षेत्र में, महिलाएं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ के आ रही हैं और न केवल अभी, पुराने समय से महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। महिलाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण किस तरीके से आप देखते हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? कोई महिला घर में रहकर क्या क्या खाद्य प्रसंस्करण बना सकती है और क्या कृषि विभाग द्वारा कोई इस तरीके से व्यवस्था है जिसके ज़रिए वो ट्रेनिंग ले सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, महिला जो हमारे उद्यमी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हैं, उन पे बहुत ही विशेष योजनाएं, फोकस्ड योजनाएं चलाई जा रही हैं। और जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे आपका प्रशिक्षण के लिए वो अपना रुख करती हैं या उनको ऋण देने की व्यवस्था आती है या उनको अन्य प्रकार की जो सुविधाएं मुहैया कराने की आती है, तो इन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। और इसके लिए प्राथमिकता देने की एक प्रमुख बात यह है कि ज़्यादातर ये देखा गया कि खाद्य प्रसंस्करण में खासकर महिलाएं काफ़ी रुचि पूर्वक कार्य करती हैं और हमारे जो पुरुष वर्ग है उससे उनमें कहीं न कहीं इस जो व्यवसाय को आगे ले जाने की काफ़ी ज़्यादा कुशलता और दक्षता देखी गई है। साथ साथ ये देखा गया है कि अगर एक महिला ही नहीं, महिलाओं का अगर समूह बनाना होता है और किसी उस उत्पाद या व्यवसाय को आगे बढ़ाना होता है, तो हमारी महिलाएं हैं जो महिला सखी हैं वो आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन करती, तालमेल करती हैं, मिलजुल के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेती हैं और अपने उत्पाद को एक अच्छा मात्रा में बाज़ार में उतार पाती हैं। तो इसलिए महिलाओं को खासकर एक जो ऋण देने में व्यवस्था है या आपका चाहे आपका स्टार्टअप की व्यवस्था है जिसके कहते हैं इंसेंटिव लिंक्स सीरियल या जो आपके मोटे अनाज हैं उन पे अगर वो व्यवसाय लगाती हैं तो उन पे कहीं न कहीं उनको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाता है, उनको ज़्यादा ऋण या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और कहीं न कहीं ऋण पे उन पे जो एक अनुदान की मात्रा है वो भी महिलाओं को ज़्यादा मिलती है। और इस राज्यों में अलग अलग योजनाएं हैं, केंद्र सरकार भी अपना इसमें अंशदान करती है। इसके अलावा एक आपका स्टार्टअप चैलेंज भी प्रोग्राम है आपका, ये भारत सरकार का, इसमें हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और जो आपका दूसरे मंत्रालय हैं उनका सहयोग से जो महिला उद्यमी कहीं न कहीं एक स्टार्टअप में एक अपना हुनर दिखाती हैं तो उनको वहाँ पे अवार्ड या पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई। इस तरीके से महिलाओं के लिए विभिन्न तरीके से एक अलग अलहदा और फोकस्ड योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। जी, तो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, आप भी इनसे जुड़ सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ, अभिषेक है उत्तर प्रदेश लखनऊ से उत्तर प्रदेश से। अभिषेक जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। अभिषेक जी, आप अपना सवाल पूछिए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। जी, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग, नमस्कार। जी नमस्कार सर, सोयाबीन की खेती किस प्रकार की जा सकती है, मतलब किस तरह की जा सकती है? वर्तमान में हमने धान की खेती किया हुआ है, उसमें घास बहुत ज्यादा लग रहा है, काला नमक की खेती है। जी अभिषेक जी, आपके सवाल को हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, आपके सवाल का जवाब ब्रेक के उस पार आपको मिलेगा। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेजे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एक दर्शक हैं अवनीश कुमार, फतेहपुर कासगंज से हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर कुंवर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कुंवर जी, इनका सवाल है कि सोयाबीन की 90-95 दिन की प्रजातियाँ कौन सी हैं? क्या इसकी खेती कासगंज में की जा सकती है और इसकी बिक्री और किस दर से हो सकती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और साथ ही जो हमारे एक दर्शक थे ब्रेक से पहले जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी सवाल था कि कुछ खास बारीकियां इनको समझनी है जो आप पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा दीजिए उनके लिए भी। देखिए, जब शीघ्र पकने वाली फसलों की बात कासगंज वाले कृषक भाई पूछ रहे हैं, कुछ किस्में हैं। NRC 150 है, ये बहुत अच्छी किस्म है, और NRC 130 भी एक अच्छी किस्म है। लेकिन कासगंज के लिए मैं कहना चाहूँगा, यदि NRC 150 इसको लगाएंगे तो ये लगभग 90 से 95 दिन में पक जाता है। जहाँ तक कासगंज की बात है, उत्तर प्रदेश में यद्यपि सोयाबीन का कम उत्पादन किसान भाई लेते हैं, परंतु लिया जा सकता है। यदि प्रारंभ करेंगे तो इसकी अच्छी पैदावार वहां भी ली जा सकती है जी। जहाँ तक मार्केट की इन्होंने बात की कि इसका प्राइस, तो अभी तो इसका प्राइस लगभग 45 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन जनरली इसका प्राइस वह पिछले कई सालों में 5000 या उससे अधिक रुपए एक क्विंटल का रहा है। जहाँ तक दूसरे किसान भाई ने ये प्रश्न पूछा था कि इसकी जो और क्या नई तकनीकी लेकर के हम इसको ले जा सकते हैं, तो पहले भी जैसे मैंने बताया है कि आपको बुवाई से ही प्रारंभ कर देना है। किस्म का चुनाव उसी हिसाब से करना है कि किस तरीके से उसके बाद कौन सी फसल आप लेने वाले हैं। समय पर बहुत ध्यान देना है। और तरीका जो मैंने बताया कि अगर आप, क्योंकि मानसून की केवल सोयाबीन ही नहीं कोई भी फसल हो, आप उसको रेज्ड बेड मेथड पर ही करेंगे तो जल भराव की जो समस्या है उसको भी दूर करेंगे, और सूखे की यदि समस्या आती है तो उससे भी नियंत्रण होता है। सीड ट्रीटमेंट बहुत ही मस्ट है, वो करना ही चाहिए। फंजीसाइड से और इंसेक्टिसाइड से और राइजोबियम, इन तीनों से सीड ट्रीटमेंट की बहुत कम खर्चा आता है, परंतु इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद टिलेज प्रैक्टिसेस के रूप में, जैसे कि आज का ट्रैक्टर माउंटेड डोरे का सिस्टम है, उससे हम चला देते हैं तो उससे वीड भी नियंत्रण हो जाता है, और टिलेज होने से वहाँ एरेशन की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। जैसे ही फसल 40 दिन के आसपास पहुंचती है तो फूल आना शुरू हो जाता है। तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा घनी फसल न लगाएं। हमारी रिकमेंडेशन रही है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी यदि आप 45 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपको एक अच्छी पैदावार मिलेगी। यदि आप बहुत घनी लगा देंगे तो उससे क्या होता है, पौधे का विकास रुक जाएगा और कीड़े और बीमारियों का भी प्रकोप ज्यादा होने की संभावना रहती जी। डॉक्टर कुंवर जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक दर्शक हैं उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देवेंद्र सिंह हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से, उनका सवाल है, मुझे सोयाबीन में गटर बिटल की बहुत शिकायत आती है। मैंने सोलोमोन भी स्प्रे करके रखा है, अली का भी कर रखा है, फिर भी आ रही है, इसका कोई उपाय बताएं। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्लोरेंट्रामिल करके एक दवा है, इसका प्रयोग करेंगे तो इससे कई इंसेक्ट को ये कंट्रोल करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। 300 लगभग 500 लीटर पानी में आप इसकी 150 ml मात्रा लगा करके स्प्रे करें तो ये काफी कुछ कंट्रोल हो सकता है। अब मैं दूसरे जो किसान भाई ने प्रश्न किया था उसी पर आ रहा हूँ कि आलू को बढ़ाने के लिए सीधे ही बाजार में बेचने वाली जो व्यवस्था हम लोग करते हैं, उसके बजाय यदि इसके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसकी प्रोसेसिंग करके उसके प्रोडक्ट्स पर आप जाएंगे तो इससे 2 गुनी 3 गुनी आय बढ़ सकती है। किसान भाई जानते होंगे कि सोयाबीन से बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे सोया का मिल्क बनता है, सोया से टोफू बनता है जिसकी बड़ी अच्छी डिमांड है, सोया से कुकीज बनते हैं, सोया से उपमा और इस टाइप की भी बहुत सारी सामग्री बनती है। तो इसका प्रशिक्षण हम अपने केंद्र पे देते हैं। किसान भाई बहुत आते भी हैं, उनको हम सिखाते हैं कि किस तरीके से आप
एक छोटा सा प्लांट लगा करके और सोया के उत्पाद बना करके यदि बेचेंगे तो सीधे बेचने की तुलना में आपकी आय बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये कुछ खास बातें हैं सोयाबीन की खेती से जुड़ी हुई, और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर आप अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अच्छे खासे मुनाफे को कमा सकते हैं। डॉक्टर कुंवर हरेंद्र सिंह जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे किसान भाइयों के सवालों के बेहतरीन जवाब और बेहतरीन सुझाव उनको दिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर राम जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राम जी, मैं आपसे संक्षिप्त में आप जानना चाहूँगा, जब हमने खाद्य प्रसंस्करण सभी चीज़ों का कर लिया, अब बात करते हैं बाजार में रुख करने का। बाज़ारों का रुख किस प्रकार से किया जाए ताकि उस जो खाद्य प्रसंस्करण किया गया है उसका उचित मूल्य उनको मिल सके? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जो उत्पादन से लेके प्रसंस्करण के बाद तीसरी अहम कड़ी होती है उसका विपणन या मार्केटिंग। उसमें कहीं न कहीं हमारे जो भी छोटी इकाई लगाते हैं उत्पादक कहीं न कहीं मार खा जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपका उत्पाद है वो बहुत ही साफ़ सुथरा ढंग से बना हुआ हो, उसमें जो आपके स्वच्छता के मानक हैं उन पे कहीं न कहीं आप खरा उतरें। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात होती है उसकी पैकेजिंग के लिए आप अगर इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपकी जो लाइसेंस है FSSAI की, ये भी एक बहुत ज़रूरी हो गया। उसका नंबर, आपका उत्पादन की तिथि, आज ये छोटी छोटी बारीकियां उस पर अंकित होनी चाहिए। और एक मानक होता है पैकेजिंग का, उसको अपनाते हुए आप अपने उत्पाद को बाज़ार में उतारेंगे, निश्चित तौर पे आपको अच्छी आमदनी मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे जैसे और भी संगठन हैं, जैसे आपका KVIC खाद्य ग्रामीण विकास उद्योग, या आपका जो ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके भी आउटलेट हैं जहाँ पे कि हमारे ये सारे उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से, खासकर जो मोटे अनाजों के, इनके आउटलेट के माध्यम से वहाँ पे उतारे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। और इनके सारे आजकल जो कियोस्क हैं या छोटे छोटे विक्रय केंद्र हर शहर या छोटे कस्बे भी मौजूद हैं, तो उससे भी संपर्क करके अपने आप जो मार्केटिंग की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो तमाम तरीके के उपाय हैं जिसके जरिए आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं और मार्केट में पहुंचकर अपने उत्पाद को बेच भी सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इसके साथ ही बस इतना ही। डॉक्टर राम आश्रय जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में पहुंचे और जो महत्वपूर्ण सलाहें हमारे दर्शकों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से किसान भाई सही तरीके से लाभ उठाएंगे और उचित तरीके से अपने मुनाफे को बढ़ाएंगे। अपनी जो सोयाबीन के विषय थे उसको लेकर भी आप अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कौन से विषय रहेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में अगले विषय जो रहेंगे वो रहेंगे किसानों की सेवा में कृषि विज्ञान केंद्र का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है और किस तरीके से किसान भाई से जुड़कर आगे फायदा ले सकते हैं। पपीते की रोपाई एवं फसल प्रबंधन करके कैसे अपने पपीते के उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई सवाल हैं तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप DD किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके भी अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और कहीं पर भी किसी पर बैठकर आप हेलो किसान के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना और सोच से संवरते बनारस की कहानी। खाक भी जहां की पारस है, वो शहर बनारस है। बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की नगरी से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। जानते हैं बनारस वासियों से उन्हें सरकार मिल गई है, अपनी चुनी हुई सरकार। कितना विकास हुआ है,
कितनी उम्मीदें हैं इस सरकार से? और प्रतिदिन सुविधा बढ़ता जा रहा है और हम इनसे बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। बजट में किसानों के खाते में क्या कुछ? किसानों के खाते में बहुत कुछ आया है। कितना बदलाव यहाँ पर हो गया है? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा मोदी जी का कि गंगा मैया अभी इतना स्वच्छ रहते हैं यहाँ पर। नई सरकार अभी बनी है, भरोसा है कितना काम? बिल्कुल भरोसा है, मोदी अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही करेंगे। देखिए वाराणसी से कार्यक्रम किसान यात्रा 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।